Assalamu alaikum everyone, welcome to database course. In today's session we will learn about enhanced entity relationship EER model. In our previous lecture we have discussed different concepts related to ER model, which includes relationship, cardinality ratio, modality, weak and strong entity, descriptive attributes and associative entity. We have discussed all these concepts related to ER model. In today's lecture, we will learn about EER model and we will discuss the basic concepts of EER model, which includes specialization, generalization, constraints on specialization, generalization, and hierarchies and lattices. So first of all, why we need enhanced entity relationship model when we have ER model? The basic concepts of ER model are normally adequate for building data models of traditional administrative based database systems. जो हमारा बेसिक ER मॉडल है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स के लिए इनफ हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है. तो ये जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इनके लिए हमारे पास ER मॉडल जो है वो इनफ है. बट क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस भी कॉम्प्लेक्स होता है. और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के स्कीमा को जो है वो मोर एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज की गई हैं. Designers of database applications have tried to design more accurate database schemas that reflect the data properties and constraints more precisely. तो इन कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम्स के लिए डिजाइनर्स मोर एक्यूरेट डेटाबेस स्कीमास बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा अच्छे से डाटा की प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर सकें. जैसे हमारे पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS सिस्टम है, या हमारे पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं. तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं. इनके डाटा को डिफाइन करने के लिए हमें एक इन्हांस्ड मॉडल की ज़रूरत है. The ER model supported with additional semantic concepts is called the enhanced entity relationship model. हमारे पास और भी different models हैं, लेकिन एक मॉडल जो कि existing ER model concepts के साथ incorporate करके एक enhanced version बनाया गया है वो है हमारे पास entity relationship model. और ये मॉडल हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस मॉडल में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उनमें एक है सुपर क्लास एंड सब क्लास का. ठीक है, तो सुपर क्लास क्या है? एन एंटिटी टाइप दैट इंक्लूड्स वन और मोर डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग ऑफ इट्स अकरेंसेस व्हिच रिक्वायर टू बी रिप्रेजेंटेड इन डाटा मॉडल. ER मॉडल में हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट्स फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड हो सकें और वो सब ग्रुप्स भी हमें अपने डाटा मॉडल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसी क्लास को सुपर क्लास बोलते हैं, ऐसी एंटिटी को हम सुपर क्लास बोलते हैं. सब क्लास क्या है? A distinct subgrouping of occurrences of an entity type which require to be represented in a data model. तो सुपर क्लास के जो हमने सब ग्रुप्स बनाए हैं उन सब ग्रुप्स को हम सब क्लास बोलते हैं. ठीक है, और ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें डाटा मॉडल में एक्सप्लिसिटली उनको हमने रिप्रेजेंट करना होता है एज एन एंटिटी. तो उस एंटिटी को हम फिर सब क्लास कहते हैं. जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय की एंटिटी है और एम्प्लॉय की एंटिटी के हम फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं. कौन कौन से? जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो सेक्रेटरी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है या टेक्नीशियन हो सकता है. ठीक है, ये जो हमने सब ग्रुपिंग की है ये किसकी बेस पे की है? बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज जॉब. ये एम्प्लॉय जो है वो जॉब कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं. फिर एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर हो सकता है जो कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं. या फिर एम्प्लॉयज़ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉयड और आवरली एम्प्लॉयड. ठीक है, अब ये जो हमने सब ग्रुपिंग की है ये किस पे बेस कर रही है? एम्प्लॉयज़ मेथड ऑफ पे. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेमेंट मेथड क्या है? क्या तो वो मंथली उनको सैलरी दी जा रही है या फिर उनको आवरली सैलरी दी जा रही है. तो ये डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं हमारी सुपर क्लास एम्प्लॉय के. Super class subclass relationships. The relationship between a superclass and any one of its subclass is called superclass subclass relationship. जैसे अभी हमने ऊपर देखा सुपर क्लास की फर्दर जो ग्रुपिंग होती है उनको हम सब क्लास बोलते हैं. तो जो रिलेशनशिप होता है एक सुपर क्लास और उसकी सब क्लास के दरमियान उसको हम सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल है एम्प्लॉय मैनेजर हैज अ सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप. अब एम्प्लॉय आपकी सुपर क्लास है, मैनेजर उसकी सब क्लास है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप होगा. These are also called is a relationships. ठीक है, तो इन रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए हम is a या is an का क्लॉज यूज कर सकते हैं. जैसे सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय.
टेक्नीशियन इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये इज आर के क्लॉज के साथ हम इन रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। An entity that is a member of a subclass represents the same real-world entity as some member of the superclass in a distinct specific role. अब जो सब क्लास में हमने डिफरेंट एंटिटीज ली हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे कि सुपर क्लास की एंटिटीज करती हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उन सब क्लास की एंटिटीज का एक डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्नीशियन है विद द नेम ऑफ जॉन, तो वो जॉन भी उसी तरह से एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और वो उसी तरह से एक एम्प्लॉय भी है, ठीक है। वो सुपर क्लास एंटिटी भी है और उसका एक स्पेसिफिक रोल है। टेक्नीशियन के कुछ अपने जॉब रोल्स होंगे जिसकी बेस पे हमने इस एंटिटी को एक सब क्लास बना दिए। An entity cannot exist in the database merely by being a member of subclass. It must also be a member of the superclass. अब ये नहीं हो सकता कि कोई एंटिटी सिर्फ सब क्लास से बिलोंग कर रही हो और सुपर क्लास से बिलोंग ना कर रही हो। जैसे टेक्नीशियन जो है, अगर कोई एम्प्लॉय टेक्नीशियन है तो वो इस टेक्नीशियन की सब क्लास से बिलोंग करेगा, बट वो एम्प्लॉय की भी सुपर क्लास से बिलोंग करे क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो एम्प्लॉय भी है। A member of the super class can be optionally included as a member of any number of its subclasses. हाँ, ये पॉसिबल है कि आपके सुपर क्लास में एम्प्लॉय में कोई एक ऐसी एंटिटी हो जो कि इन सब क्लासेस में से किसी से भी बिलोंग ना करियो। इट कैन हैपन। एग्जाम्पल है अ सैलरीड एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर बिलोंग्स टू द टू सब क्लासेस, इंजीनियर एंड सैलरीड एम्प्लॉय। अब ऐसा एम्प्लॉय जो कि मंथली सैलरी ले रहा है और वो है क्या, वो इंजीनियर है, तो वो दो सब क्लासेस से बिलोंग कर रहा है। A salaried employee who is also an engineer manager belongs to 3 subclasses. अब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि इंजीनियर है, ठीक है, उसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, वो मंथली सैलरी ले रहा है और वो मैनेजर भी है, ठीक है, उसका रोल मैनेजर का भी है, तो वो 3 सब क्लासेस से बिलोंग कर रहा है। It is not necessary that every entity in a superclass be a member of some subclass. Again, ये जरूरी नहीं है कि सुपर क्लास में आपके पास हर एंटिटी किसी ना किसी सब क्लास से बिलोंग कर रही हो, मे बी ना भी बिलोंग कर रही हो किसी सब क्लास से। Attribute inheritance. An entity that is member of subclass inherits all attributes of entity as a member of the superclass, all relationships of the entity as a member of superclass. अब जो सब क्लास की एंटिटीज हैं, जैसे डिफरेंट जो टेक्नीशियंस हैं, जैसे हमारे पास जॉन टेक्नीशियन है, वो जो सुपर क्लास है एम्प्लॉय उसके एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। जो हमने एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय के लिए डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे टेक्नीशियन पे भी अप्लाई होंगे और सिमिलरली जो रिलेशनशिप सुपर क्लास के होंगे एम्प्लॉय की क्लास के होंगे वो सारे रिलेशनशिप हमारे सब क्लासेस वाली एंटिटी पे भी अप्लाई होंगे। Example, a member of secretary subclass inherits all the attributes of the employee superclass such as name, SSN and address together with those specifically associated with the secretary subclass such as typing speed. Secretary की हमारे पास क्लास है, ये सारे वो attributes inherit करेगा जो कि employee के attributes हैं, जैसे name है, SSN है, address fields हैं। इसके अलावा इसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि टाइपिंग स्पीड। ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ इस सब क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हर एम्प्लॉय के लिए जरूरी नहीं है उसकी टाइपिंग स्पीड फाइंड आउट करना। एट्रीब्यूट्स दैट अप्लाई ओनली टू अ पर्टिकुलर सब क्लास आर कॉल्ड स्पेसिफिक और लोकल एट्रीब्यूट्स ऑफ सब क्लास। अब जैसे ये जो टाइपिंग स्पीड है सेक्रेटरी की सब क्लास का जो है वो एक स्पेसिफिक या लोकल एट्रीब्यूट है। A subclass can participate in specific relationship types such as hourly employee subclass participating in the belongs to relationship. अब जो सब क्लास की एंटिटीज हैं वो आपकी सुपर क्लास के रिलेशनशिप्स को इनहेरिट करती हैं, प्लस उनके अपने भी कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। जैसे जो आवरली एम्प्लॉय एक सब क्लास है उसका एक रिलेशनशिप है बिलोंग्स टू, कि वो आवरली एम्प्लॉयज जो हैं वो किसी एक खास एंटिटी से बिलोंग करें। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ इस सब क्लास के लिए, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, तो ये इसका अगेन एक लोकल रिलेशनशिप है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टर्म स्पेशलाइजेशन को। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ अ सुपर क्लास। अभी जो हमने ऊपर सब क्लास और सुपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस प्रोसेस को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। एक सुपर क्लास से उसकी सब क्लासेस बनाने के प्रोसेस को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। The set of subclasses that forms specialization is defined on the basis of some distinguishing characteristics of the entities in the superclass. सब क्लासेस हम सुपर क्लासेस से बनाते कैसे हैं, वो कुछ
एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उन्हें उन सब क्लासेस में डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं। जैसे एग्जांपल है द सेट ऑफ सब क्लास secretary, engineer, technician is a specialization of the superclass employee that distinguishes among employee entities based on the job type of each employee. अब एम्प्लॉय की सुपर क्लास की हमने 3 डिफरेंट सब क्लासेस बनाई और ये 3 सब क्लासेस हमने किस बेस पे बनाई, किस कैरेक्टरिस्टिक पे बनाई, उनकी जॉब टाइप की कैरेक्टरिस्टिक पे बनाई। उनकी जॉब टाइप जो है वो उनको डिस्टिंग्विश करेगी और वो उसके अकॉर्डिंगली इन सब क्लासेस से बिलोंग करेंगे। We may have several specializations of the same entity type based on different distinguishing characters. For example, another specialization of the employee entity type may yield the set of subclasses salaried employee and hourly employee. अब स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस एक एंटिटी पे एक से ज्यादा टाइम भी हो सकता है। जैसे एक एम्प्लॉय की सुपर क्लास को हमने एक बार उसकी हमने स्पेशलाइजेशन की, हमने उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया बेस्ड ऑन जॉब टाइप। फिर उसी एम्प्लॉय की एंटिटी की हम एक और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और हम उसकी सब क्लासेस बना सकते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है कि एक एंटिटी की एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो सकती है। अब ये हमारे पास एक EER डायग्राम है जो कि स्पेशलाइजेशन को शो करिए। इसमें देखें ये हमारे पास सुपर क्लास है एम्प्लॉय की। अब ये एक ऐसी एंटिटी है जिसकी हम सब ग्रुपिंग्स कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय के हमने सब ग्रुपिंग की, यहाँ पे हमारे पास सेक्रेटरी की एक सब क्लास बनी, टेक्नीशियन की बनी, इंजीनियर की बनी। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास 3 डिफरेंट सब क्लासेस हैं ये बेस करी हैं ऑन जॉब टाइप। देन हमारे पास एक मैनेजर की सब क्लास है। देन हमारे पास कुछ आवरली एम्प्लॉय हैं, कुछ सैलरी एम्प्लॉयज हैं और ये बेस करी है ऑन द मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय की ये वाली सारी सब क्लासेस हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही हैं। अब ये वाले जो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले एट्रीब्यूट्स इन सब क्लासेस की एंटिटीज के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे एक इंजीनियर है, उसका नेम होगा, SSN होगा, बर्थ डेट होगा, एड्रेस होगा, क्योंकि ये इंजीनियर जो है वो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा। और कुछ इसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम लोकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे ये इंजीनियरिंग टाइप है कि इंजीनियर जो है ये किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स होंगे। जैसे ये मैनेजर का है विद प्रोजेक्ट, के मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो ये जस्ट इस सब क्लास का जो है वो रिलेशनशिप है। सिमिलरली ये जो आवरली एम्प्लॉय की सब क्लास है, इसका एक लोकल रिलेशनशिप है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, बिलोंग्स टू ट्रेड यूनियन। ये जो आवरली एम्प्लॉयज हैं ये ट्रेड यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जस्ट इस सब क्लास का स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। जबकि ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो रिलेशनशिप एम्प्लॉय के होंगे वो सब क्लासेस उनको इनहेरिट भी करेंगी। अब सब क्लास हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये बीच में एक सर्कल होगा, ठीक है, और वो सर्कल आपकी सुपर क्लास और सब क्लास को जो है वो ज्वाइन कर रहा होगा। और ये जो U का साइन है ये बेसिकली सबसेट का साइन है, क्योंकि आपकी जो सब क्लास है वो आपकी सुपर क्लास की सबसेट होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये जो टेक्नीशियन है वो सबसेट है एम्प्लॉय का। ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं में से हमारे पास टेक्नीशियंस आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जनरलाइजेशन बेसिकली स्पेशलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसका ऑपोजिट है। द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन एंटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिफरेंट एंटिटीज को देखते हैं और अगर उनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उनकी एक जनरल क्लास डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, लाइक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे डॉग है, कैट है। ठीक है, अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स को देखें लाइक कलर, एज या फिर एक्शंस को देखें, ईटिंग, स्लीपिंग, तो ये जो है इनके एट्रीब्यूट्स और एक्शंस सिमिलर है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी क्लासेस हैं इनकी अगर हम एक जनरल क्लास बनाएं तो वो एक एनिमल की जनरल क्लास बनेगी। तो इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज के हम कॉमन एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके उनकी एक जनरल टाइप बना दें। For example, consider the entity types car and truck because they have several common attributes. They can be generalized into the entity type vehicle. अब 2 हमारे पास एंटिटीज हैं कार एंड ट्रक। क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम इनकी एक जनरल एंटिटी टाइप बना देंगे व्हीकल के नेम से। कार एंड ट्रक आर नाउ सब क्लासेस ऑफ जनरलाइज्ड सुपर क्लास व्हीकल। ठीक है, तो ये व्हीकल सुपर क्लास बन जाएगी और कार और ट्रक उसकी सब क्लासेस बन जाएंगी।
We use the term generalization to refer the process of defining a generalized entity type from the given entity types. एक different entity type से एक general entity बनाने को, उस process को हम generalization कहते हैं और ये बिल्कुल specialization के opposite process है. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो entities हैं, एक कार की है, एक ट्रक की है, ठीक है. अब अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस प्लेट नंबर दोनों में सेम है, प्राइस एट्रीब्यूट दोनों में सेम है, व्हीकल आईडी दोनों में सेम है, ठीक है. तो फिर हमने क्या किया, हमने इनका एक कॉमन एंटिटी बना दी, एक जनरल एंटिटी बना दी व्हीकल की. इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और एक व्हीकल की एंटिटी बना दी. अब जो एट्रीब्यूट्स कॉमन थे वो हमारी सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स बन गए और जो सब क्लास के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट थे वो हमने सब क्लास के लिखे हैं. जैसे कार में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है और मैक्स स्पीड ये कार के एट्रीब्यूट्स हैं, लोकल एट्रीब्यूट्स हैं. सिमिलरली ट्रक के नंबर ऑफ एक्सेस और टनेज जो है वो ट्रक के एट्रीब्यूट्स हैं. तो ये हमने सब क्लासेस के साथ लिखे हैं, ठीक है. तो अगर आप डायग्राम से देखें तो हमारे पास एंड रिजल्ट वही सेम आ रहा है जो कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन में आ रहा था. स्पेशलाइजेशन में हम एक सुपर क्लास को लेके उसकी सब क्लासेस में उसको डिवाइड करते हैं और जनरलाइजेशन में हम सब क्लासेस को लेके उनकी एक जनरल क्लास डिफाइन करते हैं, सुपर क्लास. फिर हमारे पास स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन पे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं. सबसे पहले बेस्ड ऑन देयर डेफिनेशन, प्रेडिकेट डिफाइंड सब क्लासेस एंड यूजर डिफाइंड सब क्लासेस. फिर बेस्ड ऑन मेंबरशिप हमारे पास डिसजॉइंट सब क्लासेस हैं, ओवरलैपिंग सब क्लासेस हैं और बेस्ड ऑन कंप्लीटनेस ऑफ पार्टिसिपेशन टोटल स्पेशलाइजेशन है और पार्शियल स्पेशलाइजेशन है. हम इनको एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास प्रेडिकेट डिफाइंड सब क्लास. In some specialization, we can determine exactly the entities that will become members of each subclass. This is done by placing a condition on the value of some attribute of the superclass. Such subclasses are called predicate defined or condition defined subclasses. अगर तो हमने एक superclass की different subclasses बनाई हैं, ठीक है, और अगर हम ये डिटरमिन कर सकें कि कौन सी एंटिटी जो है वो किस सब क्लास का मेंबर बनेगी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है. हमने किसी एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा दी है और उस कंडीशन की बेस पे, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पे हम डिटरमिन कर रहे हैं कि ये जो एंटिटी है ये कौन सी वाली सब क्लास पे जाएगी. If all subclasses in a specialization have the same membership condition on the same attribute, the specialization is called attribute defined specialization. The attribute is called the defining attribute of the specialization. अगर हम किसी सुपर क्लास की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और किसी एक एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा के कर रहे हैं तो वो हमारे पास एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो एक सुपर क्लास है, एंटिटी है. अब इसकी यहाँ पे जो हमने स्पेशलाइजेशन की है वो हमने एक एट्रीब्यूट की बेस पे की है जो कि है जॉब टाइप, ठीक है. तो अब जॉब टाइप की जो वैल्यू होगी, कंडीशन लगेगी जॉब टाइप पे कि अगर वो इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की सब क्लास में जाएगा, अगर जॉब टाइप टेक्नीशियन है तो वो टेक्नीशियन की सब क्लास में जाएगा, अगर जॉब टाइप जो है वो सेक्रेटरी की है तो वो सेक्रेटरी की सब क्लास में जाएगा. तो ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन है या फिर प्रेडिकेट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन है कि हमने एक एट्रीब्यूट लिया है और उस पर हमने कंडीशन अप्लाई करके हम डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सी एंटिटी किस सब क्लास से बिलोंग करेगी, ठीक है. तो इसको हम एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन कहते हैं. और EER डायग्राम में जिस एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा रहे होते हैं वो हम ये जो लाइन सुपर क्लास को इस सर्कल से ज्वाइन करी होती है उसके साथ लिखते हैं और जो हम कंडीशंस बताते हैं वो हम जो लाइन सब क्लास और सर्कल को ज्वाइन करी होती है उसके साथ हम वो कंडीशन बताते हैं. फिर हमारे पास यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन. व्हेन वी डू नॉट हैव अ कंडीशन फॉर डिटरमिनिंग मेंबरशिप इन अ सब क्लास देन वी कॉल दिस स्पेशलाइजेशन अ यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन. Membership is specified individually for each entity by the user, not by any condition that may be evaluated automatically. अच्छा, अब एक तो स्पेशलाइजेशन होगी किसी एट्रीब्यूट की कंडीशन की बेस पे. देन अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है और फिर भी हमने सब क्लासेस बनाई हुई हैं तो वो है हमारे पास यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन. अब उसमें जो है वो यूजर डिटरमिन करेगा कि इस एंटिटी को इस सब क्लास में जाना चाहिए. हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है जिसकी बेस पे हम डिटरमिन करें, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैनेजर की सब क्लास थी, अब उसमें यूजर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. मे बी उस कंपनी का जो CEO है वो डिफाइन करे कि कौन जो है वो मैनेजर बनेगा, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, ठीक है. तो वो हमारे पास है यूजर डिफाइंड स्पेशलाइजेशन. देन हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट. ये क्या है,
It determines whether an instance of a supertype may simultaneously be a member of two or more subtypes. अच्छा, ये बेसिकली कंस्ट्रेंट डिटरमिन करता है कि क्या सुपर टाइप का जो एक इंस्टेंस है या एंटिटी इंस्टेंस है वो दो सब क्लासेस में साइमल्टेनियसली बिलोंग कर सकता है या नहीं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास है एक डिसजॉइंट रूल. एन इंस्टेंस ऑफ द सुपर टाइप कैन बी ओनली वन ऑफ द सब टाइप्स. ठीक है, अब ऐसी एंटिटी इंस्टेंस जो कि सिर्फ एक सब टाइप से बिलोंग कर सकती है उसको हम डिसजॉइंट बोलेंगे, स्पेसिफाइड बाय डी इन द EER डायग्राम. EER डायग्राम में हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओवरलैप रूल क्या है? एन इंस्टेंस ऑफ द सुपर टाइप कुड बी मोर देन वन ऑफ द सब टाइप्स. अगर सुपर टाइप की एक एंटिटी एक से ज्यादा सब टाइप क्लासेस से बिलोंग करे तो उसको फिर हम ओवरलैप बोलेंगे, और ये स्पेसिफाइड बाय ओ इन द EER डायग्राम. अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है ओवरलैपिंग सब क्लास की. इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, ये पार्ट्स किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पार्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप देखें तो ये जो ऊपर सर्कल था जो कि सब क्लास और सुपर क्लास को ज्वाइन करता था, उसमें हमारे पास सिंबल लिखा हुआ है O का. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये ओवरलैपिंग सब क्लास है. अब इसकी इस पार्ट की दो सब क्लासेस हैं. एक मैन्युफैक्चर्ड पार्ट हैं जो कि हमने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं, और एक परचेज पार्ट है जो कि हमने डायरेक्ट परचेज कर लिए. तो O का मतलब है कि ऐसी एंटिटी पार्ट की जो कि इन दोनों से बिलोंग कर सकती है. ठीक है, अब कुछ एंटिटीज पार्ट की ऐसी होंगी, जैसे हमें एक पार्ट है उसकी हमें 40 क्वांटिटी चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, 20 हमने मैन्युफैक्चर कर ली, 20 हमने वो परचेज कर ली. तो ये क्या है, वो एट अ टाइम दोनों सब क्लासेस से बिलोंग कर रही है एंटिटी. तो इसलिए ये हमारे पास ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन का केस है. ठीक है, और अगर हम डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन को देखें तो उसमें हमारे पास ये एम्प्लॉय वाली एग्जांपल है. इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है वो एट अ टाइम या तो वो सेक्रेटरी होगा या टेक्नीशियन होगा या इंजीनियर होगा, वो एट अ टाइम सिर्फ एक सब क्लास से बिलोंग करेगा. तो ये हमारे पास एग्जांपल है डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन की, और यहाँ पे हमने सर्कल में डी का सिंबल लिखा है फॉर डिसजॉइंट. ठीक है, एम्प्लॉय की एक एंटिटी एट अ टाइम किसी एक ही सब क्लास से बिलोंग करेगी, जबकि ओवरलैप के केस में सुपर क्लास की एंटिटी एट अ टाइम दोनों सब क्लासेस से बिलोंग कर सकती. देन हमारे पास कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट. इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टोटल की है और एक पार्शियल की है. Total specifies that every entity in the superclass must be a member of some subclass in the specialization generalization. Total specialization का मतलब है या total generalization का मतलब है कि super class की जो entity है उसे must किसी एक subclass से belong करना. ठीक है, और shown in ER diagram by a double line. तो जो double line हम use करते हैं वो ये show करता है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कंप्लीटनेस है, मींस के जो एंटिटी है सुपर क्लास वो किसी एक सब क्लास से लाजमी बिलोंग करेगी. पार्शियल अलाउज एन एंटिटी नॉट टू बिलोंग टू एनी ऑफ द सब क्लासेस शोज इन ER डायग्राम बाय सिंगल लाइन. पार्शियल कंप्लीटनेस क्या है कि आपकी जो एंटिटी है सुपर क्लास की वो मे बी किसी भी सब क्लास से बिलोंग ना करे, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल स्पेशलाइजेशन. अब टोटल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे गिवन है, जैसे एम्प्लॉय जो है एक आपकी सुपर क्लास है, इसकी दो सब क्लासेस हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड और आवरली एम्प्लॉय. अब जो भी एम्प्लॉय की एंटिटी होगी उससे किसी एक सब क्लास से बिलोंग करना मस्ट है, या तो वो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे या वो आवरली एम्प्लॉय होंगे. ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जो कि इन दोनों सब क्लासेस में से किसी से भी बिलोंग ना कर रहा हो, क्योंकि कोई एक पेमेंट मेथड तो उसका मस्ट होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास है टोटल स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल. इसमें आप देखें हमने डबल लाइन यूज की हुई है. अब अगर हम इन कंस्ट्रेंट्स की बेसिस पे देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं. डिसजॉइंट पार्शियल का बनता है. ठीक है, वो हम सिंगल लाइन यूज करेंगे. पार्शियल के लिए डी हम यूज करेंगे डिसजॉइंट के लिए. डिसजॉइंट टोटल का बनता है. टोटल के लिए डबल लाइन, अगेन डिसजॉइंट के लिए डी. ओवरलैपिंग पार्शियल में हमारे पास सिंगल लाइन पार्शियल की और ओ सिंबल ओवरलैपिंग के लिए, और ओवरलैपिंग टोटल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये डबल लाइन टोटल के लिए है और ओ जो है वो ओवरलैपिंग का सिंबल है. तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, ये जो अभी हमने कंस्ट्रेंट पढ़े हैं, कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट और डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट, उनको ये डिफरेंट नोटेशंस शो कर रही हैं. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है हायरार्कीज एंड लैटिसेस की.
A subclass itself may have further subclass on its own, forming a hierarchy or a lattice of specialization. अभी हमने देखा कि हमने एक सुपर क्लास की एक सब क्लास बना रहे हैं. अगर उस सब क्लास की फर्दर कोई सब क्लास बनती है तो ये हमारे पास एक हायरार्की बन जाती है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, हायरार्की और लैटिस की. इन अ हायरार्की एवरी सब क्लास पार्टिसिपेट्स एज अ सब क्लास इन ओनली वन सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप विच रिजल्ट्स इन अ ट्री स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट हायरार्की. हायरार्की को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक सब क्लास की एक ही सुपर क्लास है. ठीक है, एक सब क्लास एट अ टाइम जस्ट वन सुपर क्लास से बिलोंग कर रही है. ये जो है हमारे पास रिजल्ट करता है इन अ ट्री स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट हायरार्की भी इसको कहते हैं. इन अ लैटिस अ सब क्लास में पार्टिसिपेट एज अ सब क्लास इन मोर देन वन सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप. लैटिस में क्या होता है कि हमारी जो सब क्लास है वो एक से ज्यादा सुपर क्लास से बिलोंग कर रही होती है, तो इसको हम लैटिस बोलते हैं. A subclass with more than one superclass is a shared subclass. ऐसी सबक्लास जो कि दो सुपर क्लासेस से बिलोंग करी है उसको हम शेयर्ड सबक्लास बोलते हैं. A shared subclass inherits attributes and relationships from multiple subclasses resulting in a multiple inheritance. अब जो शेयर्ड सबक्लास है उसकी दो सुपर क्लासेस हैं, मींस कि वो दो सुपर क्लासेस से बिलोंग करी है तो जाहिर है वो उन दोनों क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को इनहेरिट करेगी, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं. वो एक सुपर क्लास से सिर्फ इनहेरिट नहीं करी बल्कि एक से ज्यादा सुपर क्लास से इनहेरिट कर रही है. अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है शेयर्ड सब क्लास की या लेटिस की. इसमें क्या है हमारे पास, ये देखें एम्प्लॉय की सब क्लासेस हैं. ठीक है, उसके बाद इंजीनियर, मैनेजर और सैलरीड एम्प्लॉयड की फर्दर एक सब क्लास है इंजीनियरिंग मैनेजर. ठीक है, अब ये वाली जो सब क्लास है बेसिकली ये शेयर्ड सब क्लास है क्योंकि ये एक से ज्यादा सुपर क्लास से बिलोंग कर रही है. ठीक है, इसकी इंजीनियर भी सुपर क्लास है, मैनेजर भी है और सैलरीड एम्प्लॉय भी सुपर क्लास है. तो इट मींस कि ये वाली जो यहाँ पे जो एंटिटी आएगी वो इंजीनियर भी होगी, वो मैनेजर भी होगी और उसकी जो पेमेंट मेथड है वो मंथली होगा, वो सैलरीड एम्प्लॉय होगी. और ये जो है वो इन तीनों सुपर क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा और जाहिर है एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को तो इनहेरिट करेगा ही करेगा क्योंकि वो इसकी सुपर क्लास की सुपर क्लास है. तो ये हमारे पास एग्जांपल है शेयर्ड सब क्लास और लैटिस की. स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग. अब डेटा मॉडलिंग के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. इन स्पेशलाइजेशन स्टार्ट विद एन एंटिटी टाइप एंड देन डिफाइन सब क्लासेस ऑफ द एंटिटी टाइप बाय सक्सेसिव स्पेशलाइजेशन कॉल्ड अ टॉप डाउन कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट प्रोसेस. अगर आप स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं जिसमें आप एक एंटिटी लेते हैं और फर्दर उसको सब क्लासेस में डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास टॉप डाउन कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट प्रोसेस है. दूसरी अप्रोच क्या है, जनरलाइजेशन. स्टार्ट विद मेनी एंटिटीज टाइप्स एंड जनरलाइज दोज दैट हैव कॉमन प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ बॉटम अप कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस प्रोसेस. दूसरी हमारे पास अप्रोच है बॉटम अप की जिसमें हम डिफरेंट एंटिटी टाइप्स को कंबाइन करते हैं और फिर उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स देख के उनकी एक जनरलाइज क्लास बनाते हैं. तो इसको हम बॉटम अप कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास एक ही आता है लेकिन हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं. अब ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का EER मॉडल है. अगर हम इसमें स्पेशलाइजेशन को देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक पर्सन की एंटिटी ली है. पर्सन की एंटिटी को हमने फर्दर जो है वो 3 सब क्लासेस में डिफाइन किया है. सब क्लासेस कौन कौन से हमारे पास, एम्प्लॉय है, एलुमनस है और स्टूडेंट. अब यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल लाइन है. इट मीन्स के ये टोटल कंप्लीटनेस है. मीन्स के जो पर्सन है वो इनमें से किसी एक सब क्लास से लाजमी बिलोंग करेगा. देन हमारे पास लिखा हुआ है O. इट मीन्स के ये ओवरलैप स्पेशलाइजेशन है. मीन्स के एट अ टाइम जो एंटिटी है पर्सन की वो एम्प्लॉय भी हो सकती है और एलुमनस भी हो सकती है, या वो एम्प्लॉय भी हो सकती है और स्टूडेंट भी हो सकती है. मे बी वो कोई एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है वो हाई डिग्री की स्टडीज भी कर रहा हो. ठीक है, तो O मीन्स के ये ओवरलैपिंग है कि एक से ज्यादा सब क्लास से बिलोंग कर सकती है. और डबल लाइन का मतलब है कि उसे किसी एक सब क्लास से लाजमी बिलोंग करना है एटलीस्ट. देन ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपकी सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय है, एलुमनस है, स्टूडेंट है, ये इन सारे एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा. ये हमारे पास जो U का साइन है ये शो कर रहा है कि ये एम्प्लॉय जो है वो सबसेट है पर्सन का. सेम स्टूडेंट जो है वो सबसेट है पर्सन का. तो ये आप इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं. देन एम्प्लॉय का एक लोकल एट्रीब्यूट है सैलरी का, वो सिर्फ इस
सब क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह स्टूडेंट का एक लोकल एट्रीब्यूट है मेजर डिपार्टमेंट का, वो भी जस्ट स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा है। देन एलुमनस, उसका भी एक लोकल एट्रीब्यूट है जो कि डिग्रीज का है, और ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि ये फर्दर जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में डिवाइड हो रहा है, ईयर, डिग्री, मेजर, ठीक है। तो ये हमने इसका एक कॉम्पोजिट लोकल एट्रीब्यूट एलुमनस का डिफाइन किया है। देन एम्प्लॉय की सब क्लास की फर्दर सब क्लासेस बनी है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ये हायरार्की बन रही है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय, स्टाफ, फैकल्टी या फिर स्टूडेंट असिस्टेंट। अब यहाँ पे भी आपके पास टोटल कंप्लीटनेस है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो एटलीस्ट किसी एक सब क्लास से बिलोंग लाजमी करेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी, इट मींस के डिसजॉइंट, एट अ टाइम एट मोस्ट वो सिर्फ एक ही सब क्लास से बिलोंग कर सकता है, या वो स्टाफ होगा, या वो फैकल्टी होगा, या वो स्टूडेंट असिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे भी अगेन ये जो फैकल्टी का जैसे फॉर एग्जांपल सब क्लास है, ये एम्प्लॉय के भी एट्रीब्यूट्स लेगी जो कि सैलरी है, और ये पर्सन के एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट करेगी क्योंकि एम्प्लॉय की सुपर क्लास पर्सन। तो ये अब हमारे पास एक हायरार्की बन रही है। देन इसके अपने जो है वो लोकल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे रैंक है, स्टाफ का लोकल एट्रीब्यूट है स्टाफ। इसी तरह स्टूडेंट को भी हमने फर्दर उसकी सब क्लासेस बनाई, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की। डिसजॉइंट है मींस एट अ टाइम या तो वो ग्रेजुएट होगा या वो अंडर ग्रेजुएट होगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक शेयर्ड सब क्लास है स्टूडेंट असिस्टेंट की। शेयर्ड सब क्लास क्यों है? क्योंकि इसकी दो सुपर क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट है और एक एम्प्लॉय है। तो ये एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करेगा, एम्प्लॉय की भी करेगा, पर्सन की भी करेगा। अब स्टूडेंट असिस्टेंट जो है इसका एक अपना लोकल एट्रीब्यूट है पर्सन टाइम का, ठीक है। इट मींस के जो स्टूडेंट असिस्टेंट है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल है लेटेस्ट की, ठीक है, क्योंकि एक जो सब क्लास है वो दो सुपर क्लासेस से बिलोंग कर रही है, और फर्दर इसकी सब क्लासेस बन रही हैं रिसर्च असिस्टेंट की और टीचिंग असिस्टेंट की। इनके अपने लोकल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, टीचिंग असिस्टेंट कोई कोर्स पढ़ा रहा होगा। ये जो है हमारे पास पार्शियल स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल लाइन यूज किया। इट मींस के जो स्टूडेंट की एंटिटी है वो जरूरी नहीं कि वो इस सब क्लास से बिलोंग करे, ठीक है, वो मे बी इस सब क्लास से बिलोंग ना करे, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल है और इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल लाइन यूज की। अब ER मॉडल भी अगेन डिफरेंट नोटेशंस में रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे हमारे पास एक UML की नोटेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है एक EER मॉडल की फॉर यूनिवर्सिटी। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने EER मॉडल को डिस्कस किया।